इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक टाउन को दिखाते हुए जहाँ पर सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स का ही राज चलता था। वो सारे मिलिट्री सोल्जर्स इतने खतरनाक होते हैं कि आम जनता की भी नहीं सुनते थे। उनके मन में जो आता था वो उन्हें मार देते। अब उन सारे मिलिट्री सोल्जर्स का जो मेजर होता है उनके एक टीम मेंबर्स को किन्हीं लोगों ने मार दिया था, इसीलिए वो अपनी पूरी सेना लेकर उस स्पॉट पर पहुंच गया और उस पूरे गांव में उसी आदमी को ढूंढने लगा जिसने कि उस सोल्जर को मारा था। वहां पर मैरन नाम का एक स्पिरिचुअल गुरु भी होता है जो चर्च में काम करता था। मेजर तो अब मैरन के सामने सीधा आकर कहता है कि तुम किन्हीं 10 लोगों को चुनो जिन्हें कि हम मार देंगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम सारे गांव को ही खत्म कर देंगे। मैरन जो एक फादर हुआ करता था वो किसी की भी जान नहीं ले सकता और वो जितना हो सके उतनी कोशिश करेगा कि लोगों की जान बच जाए। पर वो मेजर और पूरे मिलिट्री सोल्जर्स एक एक करके सारे लोगों को मारने लगे। मैरन अब नहीं चाहता था कि 10 लोगों की वजह से पूरे गांव की जान जाए, इसीलिए उसने गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों का नाम लिया और उन्हें मारने के लिए कह दिया। इसी तरीके से उसे 10 लोगों के नाम लेने थे जिन्हें की मेजर और उसके सोल्जर्स ने मौत के घाट उतारा। ये मोमेंट मैरन की लाइफ का सबसे दर्दनाक मोमेंट था जो कि वो कभी भी भुला नहीं सकता। मेजर मैरन से खुश होता है कि वो जो बोल रहा है ये फॉलो करता है, इसीलिए मेजर ने मैरन को प्रोटेक्शन का वादा किया कि तुम्हें आगे चलकर कुछ परेशानी होगी तो तुम मेरे पास आ सकते हो। पर मैरन की आंखों के सामने जो भी हुआ उस वजह से उसका गॉड पर से भरोसा उठ चुका होता है, क्योंकि अगर गॉड सच में अपने फॉलोअर्स की सुरक्षा करते तो आज के दिन इन सभी लोगों को बचा लेते। इस पूरे सीन के बाद से ही मैरन ने गॉड और फादर की नौकरी जो वो किया करता था वो छोड़ देता है। मैरन तो अब एक आर्कियोलॉजिस्ट बन गया था जो पुराने और एंशिएंट चीजों की खोज करके उन्हें काफी प्रॉफिटेबल वैल्यूज में बेचता था। अब हमें मेजर दिखाया गया जो एक और फादर जिनका नाम फ्रांसिस होता है उससे कुछ बातें करने लगा। वो दोनों मैरन के बारे में ही बातें कर रहे थे कि आखिर मैरन कहाँ से आया है। फादर फ्रांसिस मैरन के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने बताया कि मैरन ने अब ये सारी चीजें छोड़ दी हैं। वो तो अब एक आर्कियोलॉजिस्ट बन चुका है। मेजर को एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिली थी, इसी वजह से उसने फादर फ्रांसिस और मैरन दोनों को बुला लिया। वो बताने लगे कि अफ्रीका की एक जगह पर कई सारी एंशिएंट चीजें मिलने की संभावना है और हमारी पूरी टीम चाहती है कि मैरन और फ्रांसिस अपने साथ कुछ लोग लेकर जाएं और वहां पर अपनी रिसर्च करके वो सारे एंशिएंट चीजें हमारे पास लेकर आ जाएं, जिसे कि बेचकर आर्मी ऑफिसर्स काफी पैसे कमा सकते थे। इसके बदले मैरन और फादर फ्रांसिस को भी काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। पर यहाँ मैरन इन बुरे सैनिकों के लिए काम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे मजबूरी में काम करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, चाहे तो ये मैरन को एक ही बार में खत्म कर दे। इसीलिए अब मैरन और फ्रांसिस सीधा निकल पड़े थे कुछ लोगों के साथ उस जगह पर। उनके साथ जिम नाम का एक इंस्ट्रक्टर भी रहता है जो आसपास की चीजों की अच्छी नॉलेज रखा करता था। उस जगह पर जाने के बाद उन दोनों की मुलाकात एमिन नाम के एक आदमी से होती है जो उनकी रहने की व्यवस्था करने का इंचार्ज था। एमिन के 2 बेटे होते हैं जिनका नाम जेम्स और जोसेफ होता है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा प्यारे और छोटे थे। एमिन का सपना था कि वो इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा स्कूल बनाए जहां हर रेस के बच्चे फ्रीली यहां आकर पढ़ सके, पर इसके लिए काफी ज्यादा डोनेशन की जरूरत थी। वो ये सारी बातें मैरन और फादर फ्रांसिस से करता है। उन दोनों ने भी एमिन को कह दिया कि हमसे जितनी मदद होगी हम तुम्हारी करेंगे। एमिन इस बात से खुश हो जाता है और उन दोनों की अच्छी तरीके से खातिरदारी करता है। मैरन की मुलाकात रेचल नाम की एक नर्स से होती है जो कि पास ही वाले हॉस्पिटल में काम किया करती थी। रेचल बहुत ही ज्यादा पैशनेट थी अपने काम को लेकर और किसी भी घायल और बीमार इंसान को देखकर उससे रहा नहीं जाता। वो उनका इलाज करके ही रहती। मैरन और फादर फ्रांसिस ने तो अपनी रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था और उन्हें उस स्पॉट पर कई सारी खुदाई करने के बाद एंशिएंट चीजें हाथ लगना भी स्टार्ट हो गई थी। उन्हें लगने लगा था कि सच में ये जगह बहुत ही ज्यादा कीमती है, क्योंकि जो एंशिएंट चीजें उन्हें मिल रही थी उनकी मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है। इसी दौरान फादर फ्रांसिस और मैरन को एक ऐसी चीज मिलती है जिससे कि दोनों ही चौंक गए थे। खुदाई करने पर उन्हें एक चर्च दिखाई देता है जो कई सालों पहले जमीन के अंदर दफन कर दिया गया था। पर फादर फ्रांसिस अपने सवाल जाहिर करते हुए ये बताते हैं कि देखने से लग रहा है कि ये चर्च बहुत पहले जमीन के अंदर दफन हुआ होगा, लेकिन अंदर की सारी चीजें एकदम नई थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैरन और फादर फ्रांसिस इस बात पर डीप इन्वेस्टिगेशन करने की मांग करते हैं। अब मैरन की मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि कुपोषण का शिकार था। उसका हाथ और कई सारी चीजें बाकी इंसानों से अलग थीं।
उस आदमी का नाम चेचे होता है। सभी गांव वाले उसे एक इम्प्योर आदमी मानते हैं और उसे अपनी सोसाइटी के बीच शामिल होने से मना करते हैं। इस बात से चेचे को भी बुरा लगता था, लेकिन वो इन सारी चीजों में क्या करे। लेकिन मैरन ऐसा नहीं सोचता। उसे ये एक नॉर्मल इंसान लग रहा था जो बीमार है। मैरन ने चेचे के लिए कुछ खाना रख दिया और पीने के लिए पानी रख दिए, जिसके बाद वो चला जाता है। पर वो थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो वहाँ पर चेचे नहीं बल्कि कई सारे लकड़बग्घों का ग्रुप था। वो तो मैरन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर अच्छा हुआ वहाँ जिम आ गया। जिम ने उन सभी को अजीब सी आवाज करके भगा दिया होता है। मैरन तो ये सब भूल कर अपनी रिसर्च पर वापस लग गया। अब अगले दिन मैरन जब सिगरेट पीने के लिए बाहर की तरफ आता है, तभी अचानक उसे चेचे दिखाई दिया जो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ा हुआ था। मैरन इंसानियत के नाते चेचे को डायरेक्टली हॉस्पिटल में लेकर चला गया, जिसे कि रेचल ठीक करने लगी। मैरन ने रेचल से कहा कि ये मुझे बेहोशी की हालत में पड़ा मिला, इसीलिए आप जल्द से जल्द इसे ठीक कर दीजिए। रेचल तो चेचे की अच्छी तरीके से देख रेख करने लगी। अब थोड़ी देर में रेचल और मैरन की एक दूसरे से बातें होती हैं। रेचल मैरन से पूछने लगी कि तुम चेचे के बारे में क्या सोचते हो, उसकी ऐसी बुरी कंडीशन कैसे हो गई। यहाँ के लोग तो चेचे को एक कर्स्ड आदमी मानते हैं जो बहुत बुरी शक्तियों का शिकार हो गया, लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से इसे कुपोषण ही कहा जाता है, जो कि एक बीमारी थी। हमें तो अब यहाँ पहले से पता चल गया था कि मैरन के साथ जो लास्ट में इंसिडेंट हुआ है वो उस मोमेंट से गॉड के ऊपर भरोसा करना बंद कर दे रहा था, यानी कि वो गॉड में बिल्कुल नहीं मानता। पर रेचल उसे कहती है कि जो भी चीजें होती हैं वो गॉड के ही प्लान का एक हिस्सा था, हमें उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, वो कभी भी हमें निराश नहीं करेंगे। पर मैरन का भरोसा तो उठ चुका था। अच्छी बात तो ये थी कि मैरन जो अकेला रहा करता उसे अब एक अच्छी दोस्त मिल चुकी है रेचल के रूप में। वो दोनों फ्री टाइम पर काफी बातें करते और डेट पर भी जाते। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच एक अलग ही बॉन्ड बनने लगा है। अब हमें मैरन दिखाया जाता है जो सो रहा था, तभी अचानक उसे कुछ विजन्स आने लगे। उस विजन के अंदर वो एक बहुत ही स्ट्रेंज लेडी को देखता है जो अपने खुद के कंट्रोल में थी ही नहीं। इसी तरीके के अलग अलग कैरेक्टर्स वो इमेजिन करने लगा, जिससे कि मैरन काफी डर जाता है। अब अगले दिन मैरन, फादर फ्रांसिस और जिम जाते हैं उस चर्च के अंदर, जैसे कि जमीन में से बाहर निकाला गया था। अंदर जाकर एक्सप्लोर करने के बाद वो थोड़े से चौंक गए, क्योंकि वहाँ जिन एंजल्स के स्टैचू लगे हुए थे वो नीचे की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। मैरन भी जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा, तभी उसके पैर के पास से एक सांप गुजरता है, जिस वजह से मैरन काफी डर गया और उसके पानी की बोतल नीचे गिर गई। पर मैरन का ध्यान तुरंत ही उस तरफ जाता है, क्योंकि बोतल गिरने की वजह से जमीन के ऊपर कुछ अजीब तरीके की आवाज हुई थी। ऐसा लग रहा था कि नीचे की तरफ कुछ मौजूद है। इसीलिए मैरन ने फादर फ्रांसिस को बुलाकर कई सारे मजदूरों की मदद से यहाँ पर खुदाई करने की मांग की। वहाँ पर वो सभी अपना काम करने लग जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में हमें रेचल दिखाई गई जो कि चेचे का इलाज कर रही थी। चेचे को होश तो आ गया था और वो रेचल से कहता है कि मैं ठीक होना चाहता हूँ। रेचल तो उससे हंसते हुए बात करने लगी कि अगर तुम अपने खाने पर ध्यान दोगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। पर अचानक चेचे को कुछ होने लगा, क्योंकि दूसरी तरफ चर्च के अंदर उन सभी लोगों को एक ग्रेव मिली होती है। उसी ग्रेव को वो ओपन करते हैं और उसके अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने पर उन्हें एक स्टैचू दिखाई देता है जो इनकम्प्लीट था। फादर फ्रांसिस और मैरन दोनों ही समझ गए थे कि ये तो सेटन की स्टैचू है, जो एक हेल में रहने वाला बहुत ही खतरनाक शैतान था। और शायद इसी वजह से ही यहाँ पर चर्च बनाया गया है, जिससे कि इस डीमन को बाहर न निकलने दिया जाए। धीरे धीरे अब मैरन और फ्रांसिस को सच्चाई का पता चल रहा था, पर अभी भी वो श्योर नहीं थे कि ये चीजें इसी रीजन से की गई हैं। अब वहाँ से बाहर निकलने पर उन सभी को जिम के कुछ रिश्तेदार वाले मिलते हैं जो उसी जगह पर ट्राइब बनाकर रहा करते थे। फादर फ्रांसिस, मैरन और जिम जैसे ही उस जगह पर जाते हैं, तब उन्होंने साइड में देखा कि कई सारे काउज एंड बफेलोज हाइनास को मारकर खा रहे हैं। ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और यह साफ साफ इशारा होता है एक गलत और कर्ज चीजों पर जो कि अब होने लगी है। जिम के ट्राइब वाले फादर से यही कहने लगे कि आप सभी को वो चर्च वापस दफना देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी काली शक्तियां हैं जिससे कि कुछ गलत हो सकता है, और शायद वो कर्स वाली चीजें होना स्टार्ट भी हो चुकी हैं। मैरन अब रेचल को उसी चर्च के अंदर लेकर आता है, क्योंकि रेचल के भी अंदर इन सारी चीजों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैरन रेचल को सब कुछ दिखा रहा था और हर एक आर्किटेक्चर के बारे में बताता है। तभी रेचल ने क्वेश्चन किया कि अगर ये चर्च पवित्र जगह है तो यहाँ पर ये सारी बुरी आत्माओं की फोटोज क्यों लगी हुई हैं?
सबसे चौंकाने वाली बात, दीवारों पर जो आकृति बनी हुई थी वहां पर लूसीफर का भी लेख होता है। मैरन ने तो रेचल को सिर्फ इतना बताया कि ये डिक्टेट करता है उस लड़ाई को जो कि हेवन में हुई थी बुराई के खिलाफ, लेकिन अंत में अच्छाई हमेशा जीतती है। अब अगले दिन फादर फ्रांसिस मैरन के पास आकर ये बताते हैं कि मेजर और बाकी सारे सोल्जर्स को मैंने बुला लिया है क्योंकि ये चीजें हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। इसलिए मेजर और सभी सोल्जर्स इस टाउन में आ जाते हैं। मैरन इस डिसीजन से खुश नहीं था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेजर अब इस पूरी चीज पर अपना कब्जा कर लेगा और वो चाहता है कि यहाँ से निकली गई हर एक चीज पर उनका नाम लिखा हो। पर इन सोल्जर्स के आने के बाद जिम के ट्राइब वाले खुश नहीं थे। वो ये सोच रहे होते हैं कि ये सभी क्रिश्चियनिटी धर्म को बढ़ावा देने आए हैं और शायद इस चर्च को वो ओपन करेंगे जो हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता था। इसी वजह से जिम के ट्राइब का एक मेंबर जो उनका लीडर होता है वो उस चर्च के ऊपर नजर रखे हुए था। अब अचानक चेचे की तबीयत खराब होने लगी थी, इसीलिए रेचल ने अपने एक सीनियर डॉक्टर को बुलाया था। उन्होंने प्रॉपर मेडिकेशंस दिए और रेचल को सब समझा दिया था। जाने से पहले वो सीनियर डॉक्टर मैरन को सावधान रहने के लिए कहता है। अब हमें रात के समय उसी चर्च के पास दो सोल्जर्स को दिखाया गया जो कि पहरेदारी कर रहे थे। वो दोनों बात करते हैं कि हमें जरूर जाकर एक बार देखना चाहिए कि इस चर्च के अंदर ऐसा क्या है। दोनों बिना कुछ सोचे समझे चर्च के अंदर चले जाते हैं। अब ये सारी चीजें जिम के ट्राइब का वो लीडर देख रहा था, इसीलिए वो भी उनकी एक्टिविटीज देखने अंदर चला गया। दोनों सोल्जर्स को एक मूर्ति के पास कई सारे हीरे लगे हुए दिखाए जाते हैं, इसीलिए वो ट्राई करने लगे कि इन हीरो को लेकर वो इसे बेच दें और उसके बदले काफी सारे पैसे कमाएं। अब हमें कुछ देर बाद पता चल रहा था कि जिम के ट्राइब की एक लेडी ने बहुत अजीब तरीके के बच्चे को जन्म दिया है जिसकी पूरी बॉडी पर कीड़े लगे हुए थे। अगले दिन जब मेजर अपने सोल्जर्स के साथ उसी चर्च के अंदर गया तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है क्योंकि जो दो सोल्जर्स सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मौजूद थे उनमें से एक की बॉडी को उल्टा क्रॉस करके मार दिया गया था और तो और दूसरे का सर काटकर अलग कर दिया जाता है। दोनों की मौत इतनी बुरी तरीके से हुई थी कि कोई उन्हें देख भी नहीं सकता। अब मेजर अपने सोल्जर्स के लिए बहुत चिंतित हो गए कि आखिरकार इनके साथ ये किसने किया होगा। वो सभी से पूछने लगे कि तुम्हें किस पर शक है, पर मैरन और फादर फ्रांसिस यही कह रहे थे कि इसमें किसी सुपरनैचुरल चीज का हाथ हो सकता है। बट मेजर ऐसा नहीं सोचता था। उसे लगने लगा कि यहाँ के रीजनल लोगों ने ही जरूर कुछ किया होगा, इसीलिए वो लीडर से बात करने लगा कि आखिरकार तुम इस बारे में क्या जानते हो। तब जाकर लीडर मेजर को ये बता रहा था कि शायद ये दोनों आपस में ही लड़ते हुए मारे गए। मेजर को तो अब सीधा उनकी प्रजाति वाले लोगों पर शक होने लगा, इसीलिए वो गुस्से में कहता है कि मैं उस कातिल का पता लगा कर ही रहूंगा। अब रेचल तो मैरन को बुलाकर ये बताती है कि रेचल को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उसमें उसकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तरीके से हो रही थी, यानी जिसके अंदर नॉर्मल इंसानों को ठीक होने में सालों लग जाते, चेचे को तो सिर्फ कुछ ही मिनट्स लग रहे होते हैं ये कवर करने के लिए। आखिर ऐसी कौन सी चीजें उसके बॉडी में हो रही थी इसके बारे में दोनों नहीं जान पाते। हमें तो अब उस मेजर को दिखाया जाता है जिसे कि अपने सोल्जर्स के मारे गए जाने का काफी दुख था और वो तो उन ट्राइब वाले लोगों के पास भी आकर आखिरी वार्निंग देता है कि मुझे बता दो कि मेरे सोल्जर्स को किसने मारा था। मेजर ने जिम को भी पकड़ लिया और उससे सच्चाई पूछने लगा, पर जिम उसे कुछ बताता ही नहीं। मेजर को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो इस प्रोजेक्ट से मैरन और फादर फ्रांसिस को निकाल देता है। मेजर तो अब एकदम पागलों की तरह उन ट्राइब के कई सारे मेंबर्स को मारने लगा जो बहुत बुरी तरीके से पिस्तल से खत्म कर दिए जाते हैं। मैरन अब मेजर के ऊपर हाथ उठा देता है क्योंकि ऐसा ही सेम मोमेंट वो वापस नहीं देखने वाला। सारे के सारे सोल्जर्स इसे एक गलत काम मानते हैं, इसीलिए अब मिलिट्री को वापस भेज दिया गया था। पर देखकर ऐसा लगता नहीं कि मेजर शांत रहने वाले हैं। अब फादर फ्रांसिस जब हॉस्पिटल में मौजूद थे तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये किसी के चिल्लाने की आवाज थी, पर साथ ही साथ उसके अंदर डेविल की भी आवाज होती है जो कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ। फादर फ्रांसिस इस बात से एकदम चौंक गए और सीधा ये बात मैरन को बताई, पर मैरन इन चीजों पर भरोसा नहीं कर रहा था। वो कहता है कि गॉड पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं है। अगर वो हमारे साथ होते तो इतने मासूम लोगों की जानें कभी नहीं जाती। लेकिन फादर फ्रांसिस मैरन को यही समझा रहे थे कि तुम्हें भरोसा रखना होगा। भले ईश्वर हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सोच कर ही ये सारी चीजें परफॉर्म की होंगी। पर मैरन के ऊपर उनका शायद असर नहीं हो रहा होता। मैरन ने इतने सारी खौफनाक चीजें अपनी आंखों से देखी
देखी थी जो हैवानियत का एक निशानी होती है। अब अगले दिन फादर फ्रांसिस ठीक होने के बाद एक स्कूल में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हीं ट्राइब वाले लोगों को वो क्रिश्चियनिटी के बारे में बताएंगे। पर उन बच्चों के फैमिली वालों ने उन्हें ये बता दिया था कि कल रात जितने भी उनके ट्राइब के लोग मारे गए उन्हें क्रिश्चियनिटी धर्म वालों ने ही मारा है, इसीलिए वो ये सब्जेक्ट पढ़ने से मना कर रहे थे। फादर फ्रांसिस रुकते नहीं और उन्हें गॉड के बारे में सब कुछ बताने लगे। पर वहाँ उनके ट्राइब का लीडर आ जाता है जो जल्द से जल्द फ्रांसिस को मारने लगा। वो नहीं चाहता कि ये सारे लोग क्रिश्चियनिटी धर्म को बढ़ावा दे और उनके पूरे ट्राइब वालों को उसमें कन्वर्ट कर दे। दोनों के बीच बहुत फाइट होती है। पर इस हमले में वहाँ मौजूद कई बच्चों को नुकसान पहुंचा था। जिम जब स्कूल में आता है तो उसकी एक बच्चे को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी जिससे कि उसके लीडर ने ही मारा था। इस वजह से जिम को अपने ट्राइब वालों पर से भरोसा उठ गया और उसने डिसाइड किया कि वो क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करेगा। एटलीस्ट इस धर्म में बिल्कुल भी लोगों को चोट पहुंचाना या फिर उनकी जान लेना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। फादर फ्रांसिस जो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे उन्हें अब ट्रांसफर कर दिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। रेचल उनकी देखरेख कर तो रही थी पर उसने ये नोटिस किया कि चेचे की जो बीमारी थी वो बहुत जल्द ठीक हो रही है। उसका जो हाथ टूटा हुआ था वो अपने आप ही रीजनरेट होने लगा। अब ये सारे केसेस उसे समझ नहीं रहे होते, इसीलिए रेचल फिलहाल के लिए वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया गया कि फादर फ्रांसिस उठकर एक क्रॉस लेते हैं और चेचे के सर के ऊपर रख के प्रे करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक चेचे एकदम डिमोनिक वॉइस में बोलने लगता है और फादर फ्रांसिस को धक्का देते हुए सिर्फ इतना कहता है कि ये चीजें मेरे ऊपर ट्राई करने की कोशिश मत करना। इससे पता चल रहा था कि चेचे को डिमन ने पोसेस कर लिया है। लेकिन जब फादर फ्रांसिस ने अपनी आंखें खोली तो वो देखता है कि चेचे तो सोया हुआ है बट उसके माथे पर अभी भी क्रॉस का निशान बना हुआ था, यानी ये कोई सपना नहीं बल्कि सच में हुआ है। फादर फ्रांसिस तो इस पूरी चीज के बारे में जाकर डायरेक्टली मैरन को बताते हैं। फ्रांसिस ने ये कहा कि मुझे लगता है कि चेचे को किसी ने पोसेस किया है और ये शायद उसी खतरनाक पजूकी डीमन ने किया होगा जो उस एंशिएंट चर्च के अंदर मौजूद था। लेकिन ऑब्वियस बात थी कि मैरन इन चीजों पर भरोसा वापस से नहीं करेगा। अब रेचल ने मैरन और फ्रांसिस को तुरंत ही बुला लिया क्योंकि चेचे ठीक हो चुका होता है। लेकिन फादर फ्रांसिस ने रेचल से बात कर ली थी, इसीलिए रेचल चेचे से पूछती है कि तुम क्रिश्चियनिटी धर्म में कन्वर्ट होना चाहोगे कि नहीं। चेचे इस बात से बहुत खुश होता है और मान भी जाता है। हमें अब सार्जेंट दिखाए जाते हैं जिसके पास वही मेजर आता है। मेजर ने सार्जेंट को कहा कि तुम मेजर को सब कुछ बता देना, उसे सिर्फ इतना कहना कि मैंने जिन ट्राइब वालों को मारा था वो मैंने खुद नहीं किया बल्कि ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा हो। मेजर को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा है और अंत में जाकर वो अपने आप को ही गोली मारकर खत्म हो जाता है। सार्जेंट ये चीज देखकर एकदम शॉक रह गए और वो यही बातें बताने के लिए मैरन के पास चले आए थे। सार्जेंट ने मैरन को सब कुछ बताया कि किस तरीके से मेजर की बॉडी को कंट्रोल किया जा रहा था और जरूर इसमें कोई सुपर नेचुरल एक्टिविटी का हाथ है। मैरन को जब ये पता चला तो वो थोड़ा बिलीव करने लगा होता है फादर फ्रांसिस की बातों में। लेकिन अब फादर फ्रांसिस तो चेचे को लेकर उस चर्च के अंदर पहुंच गए थे जहां पर वो चेचे को क्रिश्चियनिटी धर्म में कन्वर्ट करेंगे। चेचे की बॉडी पर बहुत सारे घाव के निशान थे पर जैसे ही फादर फ्रांसिस ने अपना मंत्र को पढ़ना स्टार्ट किया था तो चेचे की बॉडी के सारे घाव अपने आप ही भर गए और अचानक उसके ऊपर डीमन हावी हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा तेजी से फादर फ्रांसिस को चोट पहुंचाने लगा और फादर फ्रांसिस दूर जाकर गिर जाते हैं। हमें तो अब असली फेस दिखाया गया उस डीमन का जिसने चेचे की बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है। उसकी बॉडी का तो पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया था और ये सेम टू सेम उन्हीं सारी लिपियों जैसा लगता है जो दीवार पर क्रिएट किए गए थे। एक ऐसा डीमन जो लोगों को कंट्रोल करके कुछ भी करा सकता था। उस डीमन ने तो फादर फ्रांसिस को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दी थी पर अब फादर फ्रांसिस मदद मांगने के लिए सीधा बाहर की तरफ चले जाते हैं। उन्हें वहाँ पर मैरन भी मिल गया जिसे वो सब बताने लगे और वो आखिरी बार रिक्वेस्ट करते हैं कि उसकी मदद करो वो सारे स्पेल्स पढ़ने में जिससे कि उस डीमन को चेचे की बॉडी से अलग किया जा सके। हमें तो अब पता चला कि एक भूकंप के कारण उस पूरे चर्च के दरवाजे बंद हो चुके हैं। शायद ये उसी खतरनाक डीमन ने किया होगा। अंदर अभी भी रेचल फंसी हुई है जिसके लिए मैरन तो अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। अगले दिन हमें दिखाया गया कि सार्जेंट और कई सारे लोगों ने फादर फ्रांसिस को पाया है जो बहुत ही ज्यादा घायल कंडीशन में मौजूद थे। उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। मैरन जब फादर फ्रांसिस से उस कंडीशन में मिलता है तो वो उससे फिर मदद मांग रहे थे कि तुम पुराने वाले अपने गॉड के फेथ को वापस ला दो। गॉड तुम्हारी जरूर मदद करेंगे इन सारी चीजों में।
अपने फ्रेंड को इस हालत में देखकर मैरन शांत नहीं बैठ पाता और वो सीधा अपने घर पर कॉस्ट्यूम पहनकर चला आता है, क्योंकि वो पहले एक प्रीस्ट का काम किया करता था। मैरन तो अब जल्द से जल्द उसी चर्च के अंदर चला गया जो रेचल को सबसे पहले बाहर निकालता है, क्योंकि वो डीमन अब बहुत ही खतरनाक हो चुका था। उसने तो जैसे ही मैरन को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगा। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अंदर की गिल्ड को खत्म कर सकता हूँ। यानी कि मैरन के अंदर जो गिल्ड पहले से मौजूद था, जब उसके कहने पर 10 लोगों को मारा गया था, तो वो डीमन फ्लैशेस दिखाकर ये बताता है कि मैं उस मोमेंट को खत्म ही कर दूंगा जिससे वो कभी हुआ ही ना हो। पर मैरन को ये रियलाइजेशन था कि डीमन के साथ सौदा नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो गॉड का नाम लेकर सारे मंत्र पढ़ने लगा। इससे तो अब सच में उस डीमन को तकलीफ होने लगी थी, इसीलिए वो मैरन के ऊपर बहुत ज्यादा हमला करता है। वहीं बाहर की तरफ हमें दिखाया गया कि सारे मिलिट्री सोल्जर्स और वो सारी ट्राइब के लोग एक दूसरे से लड़ाई करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच एक घमासान माहौल बन गया था, क्योंकि उन दोनों के बीच आक्रोश की भावना जाग चुकी थी। वो खतरनाक डीमन तो अब बहुत बुरी तरीके से हमला करता है और मैरन के ऊपर कीड़े छोड़ देता है। मैरन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो एक्सोर्सिज्म करना रोकता नहीं और अंत में जाकर मंत्र पूरे होने के बाद जेजे के बॉडी से वो खतरनाक डीमन बाहर निकल गया था। वो वहां मौजूद एक हाइना के बॉडी में चला जाता है, जिसका मतलब ये है कि डीमन अभी तक मरा नहीं है। वो बहुत कमजोर हो गया है, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए छुप रहा है। पर मैरन यही सोचते हुए रिलैक्स हो गया कि उसने उस डीमन को खत्म कर दिया। वो अब सही सलामत बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चला कि फ्रांसिस की बहुत बुरी तरीके से मौत हो चुकी है, क्योंकि डीमन ने उसे अंदर से खत्म कर दिया था। अब धीरे धीरे कंडीशन बदलती गई। मैरन, जिससे कि गॉड पर भरोसा नहीं था, वो वापस से अब एक प्रीस्ट की नौकरी करने लगा और वो यही चाहता था कि वो लोगों की मदद करते रहे। हमारी यह डरावनी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।